अब हम डिस्कस करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे हमारे ये सेक्स हार्मोन्स के हवाले से ना, जिसमें LDH और FSH वगैरह बाकी सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कोलेस्ट्रॉल, वैसे तो सुनने में ये चीज़ अब आजकल ख़राब हो गई है, लेकिन हमें हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे तमाम सेक्स हार्मोन्स इसी से बनते हैं। तो अब यही जो कोलेस्ट्रॉल है इसको बॉडी में ब्लड में LDL ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, सबको सप्लाई करता है जिस जिस ऑर्गन को चाहिए हो। और इससे ही एड्रिनल कॉर्टेक्स इसी का यूज़ करके हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स बनाता है, ठीक है। जो एंड्रोजन्स बनते हैं ना एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ये वीक होते हैं क्योंकि ये फीमेल्स में भी हैं मेल्स में भी हैं, तो ये बस इनको माइल्ड सा इफेक्ट चाहिए होता है हमें, ठीक है। फीमेल्स में जिस तरह के प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर बनाने के लिए या फिर कुछ इस तरह, अदरवाइज फीमेल्स में तो नहीं ज़रूरत ना एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन्स की, स्ट्रॉन्ग मेल सेक्स हार्मोन्स की नहीं ज़रूरत। और वही अगर यही कोलेस्ट्रॉल जाएगा टेस्टिस के पास तो वो इससे स्ट्रॉन्ग एंड्रोजन्स बनाएंगे, ठीक है। जिस तो ये इधर आ जाएगा। और अगर यही जाएगा अपने पास ओवरीज या प्लेसेंटा के पास तो वो इससे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा पीछे स्टोरी है जी। तो ये स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। इसमें 4 रिंग्स होती हैं, आपने इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना मैं आपको बता रहा हूँ अगर एक दफ़ा आप सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात की। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। अब कोलेस्ट्रॉल जब भी किसी ऑर्गन में जाएगा, किसी भी ग्लैंड में जाएगा, वहाँ कुछ आपने बनाना होगा तो सबसे पहले ये टेल उतारनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। ये टेल रिमूव करेंगे, जी। तो ये टेल रिमूव करने के बाद हमारे पास 21 कार्बन स्ट्रक्चर रह जाएगा। ये जो है ना, ये आप कह लो प्रोजेस्टेरोन है। क्या है ये? प्रोजेस्टेरोन। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह कोलेस्ट्रॉल से सब कुछ बनेगा। ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। और इसी तरह इसी से आप कह लो प्रोजेस्टेरोन, तो उसके इसी तरह एल्डोस्टेरोन भी इसी तरह बनेगा, मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी का यही ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर होता है। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका भी यही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये 21 कार्बन, ये बुक की बातें हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, प्रोजेस्टेरोन, इन सब का यही है। और प्रोजेस्टेरोन प्रीकर्सर है। अरे प्रोजेस्टेरोन आएगा उससे फिर अगर आपने कुछ बनाना हुआ तो आप बना सकते हो, ये बात आ गई। अगर अब आपने सपोज आपने बनाने हैं एंड्रोजन्स मेल सेक्स हार्मोन्स बनाने हैं, तो अब आपको थोड़े से कार्बन और निकालने पड़ेंगे। अगर आप ये जो छोटी सी टेल है ये निकाल दो 21 और 22 जो कार्बन की, एक मिनट, अगर आप इसको भी रिमूव कर दो तो अब जो स्ट्रक्चर बचा ना ये हमारे पास आ जाएगा एंड्रोजन, मतलब टेस्टोस्टेरोन को इसे, ठीक है। तो ये एंड्रोजन आ जाएंगे। कितने कार्बन? 19 कार्बन। और अगर अब आपने एस्ट्रोजन बनाने हो, फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपको एक और कार्बन निकालना पड़ेगा और वो है कार्बन नंबर 19। अगर आप उस 19 रिमूव कर दोगे तो अब और साथ में एक और काम करना पड़ेगा क्योंकि फीमेल्स हैं तो कुछ चीज़ें तो फिर डेफिनेटली अरोमेटाइजेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी खुशबू ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट इसकी जो क्या कहते हैं रिंग है उसकी अरोमेटाइजेशन कर दो, साथ में 19 भी निकाल दो, तो अब आप इसको एस्ट्रोजन का क्रीप क्रीप स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो समझ आई बात की किस तरह कोलेस्ट्रॉल से हम सब कुछ बना लेते हैं। यही मैं आपको भी बुक में दिखाऊंगा कि, बल्कि आपको बुक में ये देखें, हम लोग देखेंगे बुक में कि किस तरह कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्निनोलोन फिर प्रोजेस्टेरोन और फिर किस तरह सब बाकी सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरोन ना, ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल से बन गए। तो मैंने आपको एक मेजर सा बेसिक सा ओवरव्यू दी है। अच्छा अब हम लोग मैं आपको अच्छा अब हम लोग ना बेसिक हिस्टोलॉजी डिस्कस करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इसका कैप्सूल है थिक, और ये सेप्टी अंदर जा रहे हैं,
ठीक है, ये सेप्टी अंदर जा रहे हैं। अब 3 ज़ोन्स आते हैं हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स में। पहले ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ज़ोना फेसिकुलेटा और लास्ट पे ज़ोना रेटिकुलरिस। ठीक है, ये कुछ ज़ोन्स आते हैं और इसका स्ट्रक्चर अगर देखो ना तो आप एक फूल की तरह का होते हैं। मतलब जो ग्लोमेरुलोसा होता है वैसे ग्लोबुलर सेल्स होते हैं, रेटिकुलरिस ऐसे लंबे-लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं और फेसिकुलेटा सॉरी और रेटिकुलरिस इस तरह जिस तरह रूट्स होती हैं, तो उस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। और ये भी हमें पता है कि ग्लोमेरुलोसा जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करता है, फेसिकुलेटा जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करता है और जो ज़ोना रेटिकुलरिस है वो वीक एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक वो निमोनिक सा भी यूज़ होता है कि द डीपर यू गो द स्वीटर इट गेट। ठीक है, कि पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उससे भी स्वीटर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और उससे भी स्वीटर सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो एंड्रोजन, तो ये अपने पास आ जाता है इसकी बेसिक हिस्टोलॉजी। अब मैंने आपको ये बताना है कि ये जो सारे ये जो 3 स्ट्रक्चर है ना, इनमें से जो मेजर कंट्रोल मतलब किस तरह होता है, एसीटीएच के पास किसका कंट्रोल है? अगर हम मेजरली बात करें ना तो जो ये वाला पोर्शन है, मतलब फेसिकुलेटा और रेटिकुलर्स, ये एसीटीएच के ज़्यादा कंट्रोल में है। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है अपने पास ग्लोमेरुलोसा, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड मेजरली एल्डोस्टेरोन जिसने प्रोड्यूस करना है, इसको भी कुछ ना कुछ एसीटीएच की स्टिमुलेशन चाहिए, लेकिन मेजर जो इसका कंट्रोल है ना वो हमारे पास है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन का मेजर कंट्रोल इसके पास है। सेकेंडली पोटेशियम के हाई लेवल्स, अगर पोटेशियम का ज़्यादा लेवल होगा तब एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट होता है, तो ये दो इसके मेजर स्टिमुलेटर हैं। सही है। अब बाकी ये जस्ट बेसिक रिवीजन हमें पता है कि किस तरह सीआरएच रिलीज होता है हिपोथैलेमस में से और वो कोर्टिकोट्रोफ्स पे एक्ट करता है और वो एसीटीएच बनाते हैं। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन है, मुझे बताएं कि एसीटीएच ये जो कोर्टिकोट्रोफ्स में प्रोड्यूस होता है वो किस किस प्रीकर्सर कौन है एसीटीएच का? ठीक है, आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। खैर, ये एसीटीएच जाके फिर इस पे एक्ट करता है अपने इतने पोर्शन पे। इसको भी कुछ चाहिए होता है लेकिन मेजरली इतने पोर्शन पे। तो अब हम लोग बुक की तरफ चलते हैं, तो जी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया, ये मैंने आपको सिंथेसिस के बारे में बता दिया। ठीक है, जोन्स के बारे में बता दिया। 21 कार्बन कौन कौन से हैं? प्रोजेस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन है और कोर्टिसोल है। ठीक है, और 19 कौन है? एंड्रोजन्स हैं हमारे, और 18 कौन है? 18 कौन है? एस्ट्रोजन। साथ में एरोमेटाइजेशन भी होती है, तो खुशबू भी ऐड करनी होती है। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स के हार्मोन है। अच्छा, फिर अपने पास आ गया ये आपको आइडिया है सब चीज़ का। अच्छा, इसको देख लेते हैं। इसमें ना पता है क्या, जो कोलेस्ट्रॉल है, आपने 2 हार्मोन्स ज़्यादा गौर से देखने हैं। सबसे जो अहम है ना याद करने वाला, वो ये है 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, कुछ ज़्यादा नहीं याद करना, बस ये याद रखना है कि 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज किस काम आ रहा था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाने के लिए और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बनाने के लिए। सही है, 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। कुछ भी नहीं याद करना ना, इस पूरे में से ये एक एंजाइम का नाम याद रख लें। तो ये एल्डोस्टेरोन बनाने के लिए और कोर्टिकोसोल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सपोज ये एंजाइम एक बंदे में डेफिशिएंट है कंजेनिटली, तो क्या उसमें ये बन पाएंगे? नहीं। तो जो सारा प्रोजेस्टेरोन है, ये सारा जो भी 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, वो कहाँ जाएगा? वो बनाएगा एंड्रोजन्स। ठीक है, उससे एंड्रोजन्स बनेंगे। एस्ट्रोजन्स तो उनमें बनेंगे ना कि जिनमें लाइक ये फीमेल्स में बनेंगे ना ज़्यादा। मेजरली एंड्रोजन्स बनाते हैं हमारा ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उनमें। सही है। और एक और आपकी इस बुक में बीआरएस के अंदर एक और उसने डिस्कस की है, वो है हमारे पास 17 एक मिनट 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। जी, ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये अगर ये नहीं होगा तो अब कौन से एंजाइम नहीं बनेंगे? सपोज किसी में ये डेफिशिएंट है तो किसमें कौन से हार्मोन्स नहीं बनेंगे? एक तो कोर्टिसोल नहीं बनेगा ना, ये वाला, और दूसरा एंड्रोजन्स नहीं बनेंगे। तो एज अ रिजल्ट वो सारा का सारा ये प्रेगनिनोलोन वगैरह किस तरफ चला जाएगा? एल्डोस्टेरोन बनाने की तरफ चला जाएगा। तो ये चीज़ आपने डिस्कस करनी है। असल में ना ये डिजीजेज हैं, इन सबको हम कैटेगराइज करते हैं
एड्रीनोजेनिटल एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम्स के नाम से, ठीक है। और इनमें यही होता है कि किसी एक या किसी मतलब लाइक एंजाइम की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो एड्रीनल का इशू आता है और उसके सेहत से हार्मोन्स नहीं बनते, फिर जेनिटल इश्यूज भी आते हैं डेफिनेटली किसी में एंड्रोजन्स। अब इसमें भी हमने देखा कि अगर 17 की डेफिशिएंसी होगी, जो भी हमने डिस्कस किया, इसमें एंड्रोजन्स नहीं बन रहे, तो एंड्रोजन्स तो मेल्स को चाहिए, ठीक है। फीमेल में इतना इशू नहीं आएगा, लेकिन मेल्स में जेनिटेलिया नहीं बन पाएंगे सही से। और जबकि जो पहले वाला केस था 21 बीटा, जो मोस्ट कॉमन है 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी वाला, उसमें क्या हो रहा था कि उसमें हमारे पास ये दो नहीं बन रहे थे, लेकिन एंड्रोजन ज़्यादा बन रहे थे। तो मेल्स को इतना इशू नहीं होगा, उनमें ये हो जाएगा कि प्री कॉक्शियस प्यूबर्टी आ जाएगी, मतलब कम उम्र में उनको प्यूबर्टी आ जाएगी, लेकिन फीमेल्स का जेनिटेलिया ही सारा ख़राब हो जाएगा, उनका क्लैटोरिस का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा और मसले आ जाएंगे। तो ठीक है, मेजर जो फिजिकल इश्यूज आ रहे थे वो हमें ये जेनिटेलिया नज़र आ रहे थे, इसलिए हमने इन बीमारियों का नाम रख दिया एड्रेनो जेनिटल सिंड्रोम। तो लेकिन आगे कहानी फिर बहुत ज़्यादा नई भी निकली। खैर, अब हम डिस्कस करते हैं, ये अपने पास ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं हमें पता है, एक सर्केडियन रिदम में प्रोड्यूस होते हैं कि लाइक बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में इनका लेवल सबसे ज़्यादा होता है, तकरीबन 8 बजे, उन लोगों का जो नॉर्मली रूटीन फॉलो करते हैं, रात को सोते हैं, और फिर आहिस्ते से करते करते शाम को कम हो जाता है, फिर सुबह 8 बजे ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से हमें पता है कि ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ये मैकेनिज्म शो करते हैं, इसी वजह से जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, एस्थमा के पेशेंट्स को रात के 4 बजे ज़्यादा अटैक का मसला आता है, क्योंकि उस टाइम सबसे लोएस्ट होते हैं स्टीरॉयड्स का लेवल, और उसी टाइम उनको ये जो अपना क्या कहते हैं मसला होता है ना एस्थमा वाला, ज़्यादा उस टाइम होता है। सेकेंडली इसी वजह से हम लोग मोस्टली जब भी पेशेंट को कोई स्टीरॉयड्स देते हैं ना, तो उनको कहते हैं कि सुबह में लेनी है और दोपहर में लेनी है। लाइक सुबह 4 गोलियाँ रेपिकोट वगैरह जो हम देते हैं ना, सुबह 4 गोलियाँ, दोपहर को शाम 4 गोलियाँ, शाम को नहीं देते, रात क्योंकि हमने उसी सर्केडियन रिदम को फॉलो कर रहे होते हैं। रात में लेवल कम होता है तो हम भी कम ही रखते हैं, क्योंकि अगर इसके लेवल रात में हम लोग ज़्यादा दे दें ना ये ड्रग, तो इससे ये होगा कि उसको नींद नहीं आएगी, वो एक्टिव ज़्यादा हो जाएगा रात टाइम भी, तो ये इसको मसले आएंगे। ये हमें समझ आ गया, सर्केडियन रिदम का समझ आ गया, हाइपोथैलेमिक और ये सीआरएच का। चलें इधर आ गया, तो हमने ने ये एंजाइम था प्रो ओपियो मिलेनोकोर्टिक हार्मोन कार्बन, ये एसीटीएच की प्रोडक्शन करते हैं, पीओएमसी हार्मोन का नाम है। अच्छा सॉरी, ये एसीटीएच इससे बनता है, साथ में एमएसएच भी बनता है, हमें पता है, ठीक है, वो डिस्कस हो गया था, एंटीरियर आ गया। अच्छा हाँ, ये है कि जो हार्मोन होता है ना, जो कोलेस्ट्रॉल को प्रेगनिनोलोन में कन्वर्ट करता है, सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला स्टेप उसमें इन्वॉल्व होता है ये कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज, और जो हमारे पास एसीटीएच है ना, एसीटीएच वो इसी को स्टिमुलेट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि तमाम जो कोर्टेक्स के अपने हार्मोन्स हैं, सब पे एसीटीएच का असर है, ठीक है। लेकिन एल्डोस्टेरोन को फिर हम मज़ीद डिफाइन करते हैं कि नहीं, इस पे भी असर है, लेकिन मेजर इस पे जो असर है वो किसका है, रास का, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म का। सही, ये सारा हो गया। नेगेटिव फीडबैक पहले हमने डिस्कस कर ली थी, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, एल्डोस्टेरोन इसको वैसे हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे नेफ्रो में, ठीक है, रीनल फिजियोलॉजी में। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए एल्डोस्टेरोन कब आता है, कब रिलीज होता है, जब बीपी कम हो, ब्लड प्रेशर कम हो, एक, और जब दूसरा रीज़न क्या है, जब पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो। ये करता क्या है, अगर आप ये याद कर लेना, ये सोडियम, इस बात को गौर से याद कर लें, सोडियम और वाटर की रिटेंशन करता है, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन की सक्रीशन बढ़ाता है। बस ये बात याद रखनी है कि इन दो की रिटेंशन करेगा, इन दो की रिटेंशन करेगा और इनकी एक्सक्रीशन ज़्यादा बढ़ा देगा। अच्छा, तो जब पोटेशियम के लेवल ज़्यादा होते हैं, बहुत खतरनाक चीज़ होती है, एल्डोस्टेरोन इसको डिटेक्ट करता है, उसका रिलीज़ होता है, और एज अ रिजल्ट ये पोटेशियम की एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है और लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं, एक बात। और जब बीपी कम होता है, तब उसी तरह किडनीज डिटेक्ट करती हैं इसको, अपना बीपी कम होने को, और वो रेनिन प्रोड्यूस करती है, फिर हमें पता है कि एंजियोटेंसिन 2 बनता है, वो एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है, और एल्डोस्टेरोन फिर सोडियम वाटर रिटेंशन करता है, हमारा प्लाज्मा लेवल ज़्यादा हो जाता है, एज अ रिजल्ट बीपी वापस नॉर्मल हो जाता है, अगर बाकी कंडीशंस ठीक हो तो। सही है, तो ये हमारे पास हो गया। अब आगे एक्शंस ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, यार हम लोग स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करते, ये उनके अब एक्शंस है। सबसे मेजर, आपको जिस बंदे को कुशिंग डिजीज़ का पता है, कुशिंग सिंड्रोम का पता है, तो उसके लिए तो आई गेस इतना मसला है ही नहीं।
सबसे पहला आ गया कि ये ग्लूकोनेोजेनेसिस करवाते हैं। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है ना, स्ट्रेस हार्मोन है, तो इनका क्या काम है? स्ट्रेस में ज़्यादा आते हैं। तो जिस तरह हमारे पास वो नहीं कर रहा था, ग्रोथ हार्मोन कर रहा था कि हाइपरग्लाइसीमिया करवा रहा था, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा करवा रहा था ब्लड में और उसका अपटेक कम करवा रहा था, इंसुलिन के इफेक्ट को रेजिस्ट कर रहा था। तो ये भी, इसका भी यही एक्शन है ताकि वही ब्रेन को ग्लूकोज मिलती रहे, इसलिए। तो इस वजह से ये भी एक तरह से डायबिटोजेनिक है। बाकी प्रोटीन कैटाबॉलिज्म ज़्यादा करवाएगा। अगर आपको पता हो, कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट्स के पट्टे बहुत वीक हो जाते हैं, उनसे खास तौर पे प्रॉक्सिमल मसल्स वीक हो जाते हैं, उनसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, बैठे हुए से उठा नहीं जाता, तो इस तरह के मसले आते हैं। सेकेंडली ग्लूकोज यूटिलाइजेशन कम हो जाती है, ये मैं आपको बता दिया। लिपोलिसिस ज़्यादा होती है। अच्छा, वैसे लिपोलिसिस ज़्यादा होती है, ये बात ठीक है, लेकिन इसका ना ज़्यादा जो इफेक्ट आता है ना, वो आप कह लो कि ये बॉडी के जो आर्म्स वगैरह या बाकी एरिया से ना लिपिड्स को वो लिपोलिसिस करवाते हैं और ज़्यादा डेपोजिशन करा देते हैं सेंट्रल। तो मतलब सेंट्रल ओबेसिटी कराते हैं, मतलब जो बंदे हैं ना, उसको उसकी सेंट्रल ओबेसिटी करा देता है, रेदर देन उसके बाकी। आप देखोगे, एक मिनट, मतलब एक बंदा है ना, अगर आप उसको देखो तो उसके एक सेंट्रल ओबेसिटी करवा देगा और उसके जो होंगे हाथ पाँव वो कमज़ोर करवा देगा, मसल वेस्टिंग करवा देगा, ठीक है। और यहाँ भी थोड़ी सी वो फैट डिपॉजिट करवाता है, बुफेलो हम्प्स जो इनके बनते हैं, तो वो भी डिपोजिशन करवाता है। दूसरा इसका इफेक्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। इसी वजह से तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं स्टीरॉयड्स को, ये सोजिश वगैरह के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी इनके इफेक्ट्स आते हैं। ये ना दो चीज़ों को इनहिबिट करते हैं, फोस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करवाते हैं और दूसरा ये इंटरल्यूकिन 2 को इनहिबिट करवाते हैं। जो फोस्फोलाइपेज A2 है ना, आपको पता है, ये एराकिडोनिक एसिड बनना और उसके बाद आपको सारी स्टोरी पता है, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनना, फिर ल्यूकोट्राइन्स बनना, कोक्स पाथवे है ना, लोक्स पाथवे, वो सारा अगर आपको याद हो तो। इन शॉर्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स, सॉरी हाँ, ल्यूकोट्राइन्स की प्रोडक्शन होनी होती है, तो वो भी इनहिबिट हो जाएगी जब फोस्फोलाइपेज 2 चला गया। और इंटरल्यूकिन 2 जो है वो एक्चुअली एक तरह से बात करने का तरीका है सेल्स का आपस में, ख़ास तौर पे टी लिम्फोसाइट्स को बुलाने का तरीका है कि वो आएँ और प्रोलिफरेट भी करें और आके जो मदद भी करें फाइट करने के लिए। तो यही इंटरल्यूकिन 2 को भी इनहिबिट कर देता है, एज़ अ रिज़ल्ट टी लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट नहीं करते और वो इन्फ्लेमेशन में नहीं आ पाते उस साइड पे। तो साथ में हिस्टामिन और सेरोटोनिन के रिलीज़ को भी कम करवाते हैं मास्ट सेल से। हम लोग इसी वजह से इसको अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं स्टेरॉइड्स को। फिर अपने पास आ गया सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। डेफिनेटली जब इसने इम्यून सिस्टम को इनहिबिट कर दिया तो हम लोग इसको ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से बचाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इन ड्रग्स को। बाकी वैस्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस टू कैटेकोलामीन्स, जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि जो T3 T4 हैं वो बीटा 1 का लेवल बढ़ाते थे हार्ट के ऊपर, जिसकी वजह से पैल्पिटेशंस वगैरह होती थी। इसी तरह कोर्टिसोल का भी कुछ इफेक्ट है हमारे वेसल्स के ऊपर। ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स हमारी आर्टरियोल्स पे बढ़ाते हैं ताकि हमारी जो ब्लड है वो ठीक रहे, ब्लड प्रेशर ठीक रहे। तो अगर ये नहीं होंगे तो इन अल्फा 1 रिसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट जो एपिनेफ्रीन नॉर्मल लेवल पे होने के बावजूद भी उतना ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन कर पाएंगे। सेकेंडली अपने पास आ गया, सॉरी, चौथा पॉइंट है बल्कि हमारा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एक्शन, या ये तो इसको डिस्कस करना नहीं बनता। सोडियम की रिटेंशन, वाटर की रिटेंशन, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन एक्सक्रीशन, बात खत्म। कुछ बीमारियां डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया एड्रीनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी। अब ये मतलब यही है कि कोट इसमें नहीं बन रहा अपने पास, एड्रीनल जो कोर्टेक्स है ना उसके हार्मोन्स नहीं बन रहे। तो इसमें मतलब दो तरह आती है, एक होती है प्राइमरी, एक सेकेंडरी, इवन के टर्शियरी भी होती है। प्राइमरी में यही है कि अपने पास एड्रीनल कोर्टेक्स का ही मसला है, तो उसमें एडिसन्स डिजीज आती हैं जिसमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है हमारे एड्रीनल कोर्टेक्स की। जब डिस्ट्रक्शन ही हो जाती है फिर उसने क्या ही हार्मोन्स बनाने, एज अ रिजल्ट सारे जो अपने पास कोर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है और एंड्रोजन है, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। एसीटीएच के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि फीडबैक इनहिबिशन खत्म हो जाती है। तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, क्यों? क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स नहीं आ रहे। ये फीचर्स तो ऐसे वेग से हैं। हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी एसीटीएच ज़्यादा होने की वजह से। प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर्स नहीं आएंगे एंड्रोजन्स ना होने की वजह से। और बीपी आपका नहीं मेंटेन हो सकेगा मिनरलोकोर्टिकोइड्स ना होने की वजह से। बाकी हाइपरकलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस आप खूब समझ सकते हैं। आगे चलें तो हमारे पास अगली बीमारी आ गई सेकेंडरी एड्रीनोकोर्टिकल इंसुफिशियंसी। इसमें पिट्यूटरी का मसला आया कि पिट्यूटरी से एसीटीएच नहीं बन रहा, ठीक है। एक टर्शरी भी होता है, उसमें हाइपोथैलेमस का मसला आता है, ठीक है।
लेकिन हम लोग वो बुक में नहीं है और इतना कॉमन भी नहीं है, तो हम सेकेंडरी डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होगा कि एसीटीएच की प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर एसीटीएच की प्रोडक्शन ना होगी तो मेजरली कौन इफेक्ट होगा? मैंने आपको बताया था कि मेजरली इसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इफेक्ट होंगे और दूसरा एंड्रोजन इफेक्ट होंगे। जो जो अपने पास है ना मिनरलोकोर्टिकोइड्स, एल्डोस्टेरोन, वो इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। उल्टा मतलब वो इफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनको स्टिमुलेट कर रहा था अपने पास रास सिस्टम, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता था रास और पोटेशियम का लेवल्स, तो इसलिए वो उनके लेवल्स नॉर्मल रहेंगे। ये इस तरह हम ऐसे में डिफ्रेंशिएट भी इस तरह हम करते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी में, एड्रीनोकोर्टिकल इंसफिशिएंसी में। तो इसमें डेफिशिएंसी होगी, पिगमेंटेशन नहीं होगी क्योंकि एसीटीएच तो आ ही नहीं रहा, तो पिगमेंटेशन कहाँ से होगी? और लेकिन इसमें देखें डज नॉट एग्जिबिट वॉल्यूम का कंट्रैक्शन, हाइपरक्लेमिक, मतलब जो एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी के इफेक्ट्स है वो नज़र नहीं आएंगे, बाकी सारे सिमिलर होगा एडिसन डिजीज की तरह। अब कुशिंग डिजीज आ गई, इसमें एड्रीनोकोर्टिकल एक्सेस होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी मेजरली ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की। अब जो सिंड्रोम होता है ना, सिंड्रोम का बस ये मतलब है कि जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं ये ज़्यादा है, भला ये बाहर से आ रहे हो, एक्सोजीनस हो, भला एंडोजीनस हो, भला व्हाटसएवर द काज हो, जब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की ज़्यादा होने की वजह से जो इफेक्ट्स आते हैं उसे कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। एक होती है कुशिंग डिजीज। क्या होती है? कुशिंग डिजीज। कुशिंग डिजीज में ये होता है कि उसमें एसीटीएच के ज़्यादा होने की वजह से ये फीचर्स आते हैं, कुशिनॉइड फीचर्स आते हैं, मतलब ग्लूकोकोइड्स वगैरह ज़्यादा होंगे और फिर ये फीचर्स आएंगे, ठीक है। फ़र्क समझ आ गया ना आपको? कुशिंग सिंड्रोम में ये है कि बंदा एक स्टेरॉइड्स भी लेता रहे ना तब भी उसको ये हो जाएगा, उसको भी एसीटीएच की वजह से हो तब भी उसे कुशिंग सिंड्रोम भी कह सकते हैं। मतलब कुशिंग सिंड्रोम एक ब्रॉड टर्म है जिसमें जिससे किसी भी वजह से ग्लूकोकोर्टिकोइड ज़्यादा हो जाए, जबकि कुशिंग डिजीज है कि जिसमें एसीटीएच के ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा हो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अब एसीटीएच भला एक्टोपिकली कहीं किसी ट्यूमर से प्रोड्यूस हो रहा हो या फिर ये पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रहा हो, डजेंट मैटर, लेकिन एसीटीएच ज़्यादा होने की वजह से अगर होगा तो कुशिंग डिजीज होगी। बाकी आप देख सकते हैं इसके हम लोग फीचर्स अगर डिस्कस करना चाहें तो डेफिनेटली जब एसीटीएच की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ये जो उसकी बात करें डिजीज़ की बात करें, तो मेजर इफेक्ट होगा कोर्टिसोल और एंड्रोजन्स पे। इस केस में भी एल्डोस्टेरोन स्पेयर हो जाएगा, सही है। अब हाइपरग्लाइसीमिया होगा कोर्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, मसल वेस्टिंग होगी, सेंट्रल ओबेसिटी होगी, पुअर वुंड हीलिंग होगी कोलेजन का मसले की वजह से, स्ट्राई बनेंगे कोलेजन की मसले की वजह से, विरिलाइजेशन ऑफ वुमेन, मतलब एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से जो मैस्कुलाइन फीचर्स आना ना, मर्दों की तरह की फीचर्स आना, वुमेन दाढ़ी आ जाना या इस तरह के फीचर्स आना, तो वो उसे कहते हैं विरिलाइजेशन ऑफ वुमेन। हाइपरटेंशन होगी, हमें अभी देखा अल्फा 1 रिसेप्टर ज़्यादा हो जाएंगे वेसल्स पे, ऑस्टियोपोरोसिस होगी, साथ में कीटोकोनाजोल, ये एक ड्रग है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कुशिंग सिंड्रोम में, कुशिंग डिजीज में, क्योंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। फिर अपने पास एक अलग फीचर आ गया हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। इसमें ये है कि इसमें एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ड्यू टू सम ट्यूमर, और इसको कॉन डिजीज कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको कॉन, जी इसको कॉन डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो मतलब लाइक इस तरह के मुझको पहचान लो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है तो उस टाइम कौन डिजीज़ होती है। खैर इसमें ये होता है कि हाइपरटेंशन एक होगी डेफिनेटली, हाइपोक्लीमिया होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, तो ये तो लाइक क्या। अब हमारे पास आगे एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम्स, उसने दो टाइप्स डिस्कस की हैं, वैसे इसकी आई गेस 3-4 टाइप्स होती हैं। तो सबसे कॉमन ये वाली है 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, और एक 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। 21 बीटा की डेफिशिएंसी होगी तो क्या नहीं बनेगा? कोर्टिसोल नहीं बनेगा और एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा। और क्या ज़्यादा बनेगा? क्योंकि जब कोर्टिसोल कम होगा एसीटेज ज़्यादा आएगा, एसीटेज ज़्यादा आएगा तो बाकी कुछ तो बन नहीं सकता, तो वो एंड्रोजन्स बनाता जाएगा, एंड्रोजन ज़्यादा बनेंगे। बाकी आपने इसे देख लेना है, ठीक है। एंड्रोजन ज़्यादा होंगे, रियलाइजेशन हो जाएगी वुमेन की, और प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर की अपीयरेंस जल्दी हो जाएगी, ठीक है। और जो मेल्स हैं अगर उनकी जेनेटिलिया की बात की जाए तो एंड्रोजन्स की वजह ज़्यादा होने से मेल्स को ऐसा कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्री कॉक्शियस प्यूबर्टी आ जाएगी। जबकि जो फीमेल्स हैं उनमें जेनेटिलिया ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये कंजाइनटल होती है ना बीमारियाँ, तो बचपन से ही एंड्रोजन जब आएंगे ना तो फीमेल का क्लाइटोरिस, मतलब क्लाइटोरिस एनलार्जमेंट हो जाएगी और इस तरह के मसले आएंगे, जेनेटिलिया एम्बिगुअस हो जाएगा। जबकि जो हमारे पास दूसरा है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, इसकी बात की जाए तो इसमें क्या होगा कि एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, सिर्फ एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस तरह के फीचर्स आ जाएंगे, और एंड्रोजन्स ना होने की वजह से प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर नहीं बनेंगे, कोलेस्ट्रॉल ना होने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा, तो एसिडेज का लेवल ज़्यादा होगा, ये सब आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे एड्रीनल मेडुला उसने डिस्कस नहीं किया, वैसे आपको पता है इसमें से कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं, मेजरली एपिनेफ्रिन रिलीज होता है और नोर एपिनेफ्रिन होता है। इनमें से मेजर जो है वो एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, ठीक है।